हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विज एन की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की चल रही है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी यहाँ पे अभी भी बची हुई है, कंप्लीट भी हो गई है। तो इन्वायरमेंट हो गई हमारी पूरी। आज स्टार्ट करेंगे सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ में यहाँ पे 4 टॉपिक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक रिपोर्ट है जो कि ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही विमेन एंड मेन इन इंडिया, ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर भी पता चलेगा। एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। रूरल हेल्थ, ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए आप लोग को बस यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना है, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में आकर हर एक मंथ की विजन ऐसे करंट अफेयर्स डिस्कशन आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो ये स्टार्ट करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखनी है कि कोई भी रिपोर्ट अगर आपका पब्लिश होता है तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, एंड देन उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, साथ ही साथ जो है इंडिया में उसका क्या हालचाल है। ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बोल सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी डिफरेंट फील्ड में ये अपनी रिपोर्ट को लॉन्च करते हैं। तो इस बार रिलीज़ किया गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ग्लोबल इट मीन्स कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। जेंडर गैप का कहने का क्या मतलब है, जैसे एक मेल है एक फीमेल है, आप देखते हो कि मेल को एजुकेशन भी मिलती है, साथ ही साथ जो है प्रायोरिटी भी मिलती है। साथ ही साथ आप देखो कि घर में जो है इस तरीके का मेंटालिटी होता है कि ठीक है लड़का है तो इसे जॉब करना ही है। वहीं अगर फीमेल की बात करूँ तो एजुकेशन अगर मिलना हो तो मिल गया, अगर घर की कंडीशन थोड़ी ठीक है और लड़की अगर पढ़ने के लिए है तो उसे मिल जाता है। लेकिन अगर घर की कंडीशन ठीक नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है, तो फिर यही चूज़ किया जाता है कि ठीक है मेल को पढ़ने दिया जाए, लड़कियों को किचन तक ही रख दिया जाए। सेकंड है कि आप देखो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी लड़कियों की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। इट मीन्स कि बाहर जाकर जॉब करने के रेशियो में आप देखो तो लड़कियों को उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता है। तो ये सारे जो गैप आपको देखने को मिलता है इसे कहते हैं जेंडर गैप, यानी कि जेंडर के बेसिस पे जो गैप हो गया है कि लड़के कर रहे हैं कुछ और डूज़ एंड डोंट्स लड़कों के लिए अलग है, और वही अगर लड़कियों के लिए देखें तो डूज़ एंड डोंट्स की जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इसको हम लोग जेंडर गैप कहेंगे। मेनली आप लोग समझो कि लड़कों मेल और फीमेल में जो भेदभाव होते हैं। अब इस बार रिपोर्ट आए, ये हर साल रिपोर्ट आता है, ये भी ध्यान रखनी है। तो इस बार की रिपोर्ट में क्या बातें की गई है ये समझते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि सबसे पहला रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था 2006 में, ठीक है, एंड अभी है 2021 में, तो ये भी ध्यान रखना है। जिसमें कि एक देखा जाता है कि कितना डिस्पैरिटी है, यानी कि मेन और विमेन में जो है हमारे कंट्रीज़ में, और एक टाइम के बाद जो है कितनी विभिन्नता है, कितनी डिस्पैरिटीज़ है, उस चीज़ों को देखा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो मेनली यहाँ पे स्कोर के बेसिस पे देखा जाता है। 0 से लेकर 100 स्कोर्स है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका इंटरप्रेट किया जाता है एज अ डिस्टेंस टू पैरिटी। इट मीन्स कि जो जेंडर गैप का यहाँ पे परसेंटेज है वो कितना क्लोज है, ये चीज़ों को देखा जाता है। चलिए छोड़िए, ये आपको नहीं समझ में आया होगा या फिर नहीं समझ रहे, बस याद रखिए ना कि हाँ, स्कोर आपका 0 से 100 है। ग्लोबल जेंडर गैप की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 156 कंट्री है, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही 4 यहाँ पे डायमेंशन है, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। और डायमेंशन क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए 4 डायमेंशन यहाँ पे एकदम कायदे से आपको बताया गया है कि सबसे पहले एजुकेशनल अटेनमेंट देखेंगे। ऑब्वियस है कि कितने लड़के कितने पढ़ रहे हैं और कितनी लड़कियां पढ़ पा रही है। सेकंड है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आप देखते हो कि पॉलिटिक्स में लड़कों ही को ही आगे बढ़ाया जाता है, लड़कियां बहुत कम आती है। और मेनली ये आप देखो कि अगर लड़कियों के लिए इंटरेस्ट भी हो कि पॉलिटिकल में अपना करियर उनको सेट करना है, तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते। दिस इज़ अ मेजर इशू, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो। साथ ही हेल्थ एंड सर्वाइवल में भी आप लोग देख लो। आप लोग अपने घर में एक अच्छा एक खासा एग्जांपल आप देख सकते हो कि हमारी जो मम्मी होती है या फिर हमारी बड़ी दीदी होती है, अगर उनको हेल्थ में कोई भी दिक्कत है, दादी नानी भी ले लो, कि उनको कहीं दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो वो बर्दाश्त करती है। वो कभी ये नहीं बोलेगी कि चलो मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन वहीं अगर कोई मेल पर्सन को घर में दर्द हो तो उनके वो सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उनको तो ले जाना क्या है, वो खुद ही चले जाते हैं, है कि नहीं। तो ये आप लोग देखो कि बहुत ज़्यादा ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही हमारे सोसाइटी में है, ये इस चीज़ को रखा गया है काफ़ी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो हर एक घर में ही होता है, हर एक जगह होता है, नहीं। ये मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ कि हमारे समाज में कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि हेल्थ और सर्वाइवल में भी आज की डेट में बहुत डिस्पैरिटी है विमेन और मेल को। इवन अभी कोविड-19 के कारण आप देखो कि काफ़ी महिलाएं घर पे है और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ से वो जूझ भी रही है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी देखें तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत कम होती है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो है शादी करने के बारे में सोचते हैं। बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत कम माता पिता है जो अपने बच्चियों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। लड़कों का तो फिक्स होता है कि जब तक वो कमाएंगे नहीं तब तक शादी नहीं करेंगे। बट व्हाट अबाउट गर्ल्स,
तो ये चीज़ें देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है। ठीक है, सो ये 4 डायमेंशन है। ऐसे भी याद रखिए कि जब भी आप लोग जेंडर गैप की बात करते हैं तो एजुकेशन के बेसिस पे बात कीजिएगा ही, क्योंकि पढ़ाई सबसे बेसिक चीज़ होती है। पढ़ाई से आप देखो कि अगर लड़के पढ़ लेंगे तो ऑब्वियस है कि वो बाहर जॉब करने के लिए जाएंगे, यानी कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात की जाएगी। और अगर पढ़ लेंगे तो इसमें भी आप समझो कि पढ़े लिखेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो पॉलिटिक्स की बात होगी। तो यानी कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी लड़कों को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ ओवरऑल आप हेल्थ देखो, एजुकेशन और हेल्थ तो ऐसा एक बेसिक है जिसमें कि हमारे समाज में ये जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि क्या कहा जा रहा है, तो ओवरऑल जो जेंडर गैप यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप है ये क्लोज है, यानी कि 135.6 ईयर्स है, जो कि कहा जा रहा है कि 99.5 ईयर्स से ये बढ़ा है। जेंडर गैप आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें अभी हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल अगर टॉप 10 कंट्रीज़ देखें तो यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज़ है, जो कि आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन है, जो कि टॉप 5 में है। साउथ एशिया की बात करें तो सेकंड लोएस्ट परफॉर्मर है। इट मीन्स कि जितने टॉप में कंट्रीज़ है उनमें जेंडर गैप कम देखने को मिलेगा, और जितनी लोएस्ट में कंट्रीज़ है उनमें जेंडर गैप ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि जो मतभेद होता है जेंडर में वो ज़्यादा होता है हमारे लोएस्ट में। तो साउथ एशिया में सबसे कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक का इम्पैक्ट अगर जेंडर गैप में देखें तो ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, एंड यू कैन रिलेट फ्रॉम देयर। तो विमेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही है, और मोर सबड्यूस्ड री एंट्री इनटू एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप देखो कि जो भी महिलाएं बाहर जाकर काम करती थी, आज की डेट में वो बिल्कुल से होपलेस और हेल्पलेस हो चुकी है कि उनको घर ही संभालना पड़ता है। बहुत सारे विमेन की जॉब भी चली गई, मेल की भी जॉब गई है नो डाउट, बट उसके कंपैरिजन में विमेन की ज़्यादा गई है। और अब क्या है कि घर संभालने की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लड़कियों के ऊपर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जिसके द्वारा ये एस्टिमेट किया गया है कि जो एम्प्लॉयड वीमेन है उसमें 5% जो सारी एम्प्लॉयड वीमेन है वो अपनी जॉब को लॉस कर चुकी है। और मेन कितना की है, जितने भी जो कामकाजी मेन है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 3.9% है। तो ये रेशियो आपको देखने को मिल रहा है कि विमेन की रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है जॉब लॉस में। सेकेंड अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल जो रोज़ था इंडस्ट्रीज़ में, वो बहुत सारे रोल्स जो है डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, और वो भी यहाँ पे देखो हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन के कारण। एज देखिए, जो कंज्यूमर सेक्टर हो गया, मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि जो कंज्यूमर सेक्टर होता है, मीडिया वगैरह में भी आजकल आप देख लो, रिपब्लिक न्यूज़ आप खोल लो या आज तक देख लो, वहाँ पे महिलाएं होती है जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बकबक करती है तो ओवरऑल रोल्स आप देखो कि इंडस्ट्री में जिसमें कि ज़्यादातर जो है विमेन है, तो वो भी आज के डेट में आपको परेशानी देखने को मिला है। साथ ही लॉन्गर डबल शिफ्ट और अनपेड वर्क, ये जो अनपेड वर्कर की जो यहाँ पे डबल शिफ्ट है ये भी आपको देखने को मिलेगा। स्कूल क्लोज़र हो गया क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। और बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये भी आप देख सकते हो कि अगर हम लोग बच्चे और बच्चियों में अगर डिवाइड करें, बॉय और गर्ल में, तो बॉय को फैसिलिटी मिल पा रहा होगा कि वो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, बट गर्ल को मे भी ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा होगा, बिकॉज लैक ऑफ इंटरनेट हो सकता है या फिर लैक ऑफ मोबाइल अवेबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसके कारण भी यहाँ पे यही बताया गया है। साथ ही अगर हम लोग जेंडर गैप्स देखें, जॉब ऑफ टुमारो की कल के डेट में जो जॉब मिलने वाली है या जॉब आने वाली है, तो उसमें जेंडर गैप का क्या सिनेरियो रहेगा। तो फ्यूचर अगर हम लोग जेंडर गैप की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन सिग्रीगेशन वो भी इमर्जिंग रोल में, जिससे कि आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा वेज इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। वेज इनइक्वालिटी तो आज के भी डेट में था, बट ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो है वेज इनइक्वालिटी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि जैसे आप देखते हो कि ईंट पत्थर ये अगर ढोने वाले कुछ लोग होते हैं तो इसमें महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं, लेकिन सेम काम के लिए, सेम वर्क के लिए सेम वेजेस नहीं दिया जाता है। महिलाओं को कम वेजेस में भी काम कराया जाता है, कम पैसे देकर काम कराया जाता है, और उसी काम के लिए पुरुषों को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो ये वेज इनइक्वालिटी तो आज भी है, बट ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, जो रोल्स हैं वो कॉमन देखने को मिलता है लो टू मिडिल इनकम वेमेन का। और आज के डेट में तो आप देखो कि जो ऑटोमेशन है इससे काफ़ी हद तक जो जॉब है वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करना, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई है, चाहे वो इंडस्ट्री के फील्ड में आप लोग देखो या फिर किसी और फील्ड में देखो, तो ऑटोमेटिक काम के कारण जो है बहुत सारे विमेन की जो जॉब है वो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। अगर जेंडर गैप अगर हम लोग देखें तो कुछ फील्ड में जैसे कि जिसमें डिसरप्टिव टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, जैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग में देखो तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्षेत्र में विमेन की जो टोटल कंट्रीब्यूशन आप देखो तो ओनली 14% पॉपुलेशन है जो कि इस एरिया में इंक्लूडेड है। वहीं अगर हम लोग इंजीनियरिंग के केस में देखें, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के
केस में देखें तो यहाँ पे विमेन की संख्या बहुत कम है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कल के डेट में भी इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि हम लोग बात ही करते हैं आज के डेट में ऑटोमेशन की, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एंड देन आपका यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की। तो ये सारे जगहों पर विमेन की जो पार्टिसिपेशन है, इंक्लूजन है, ये बहुत कम है। तो फिर हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि हाँ विमेन की जॉब का जो है वो ब्राइट फ्यूचर है। साथ ही अगर हम लोग बात करें, जेंडर इक्वल रिकवरी एक शेप हो रहा है। इट मीन्स कि जेंडर इक्वल, आप ये देखो कि एक रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि फर्दर हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है कुछ केयर सेक्टर में, जो कि आज की भी डेट में बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से यहाँ पे फंडेड हो रहे हैं। साथ ही पार्शली इनफॉर्मल है इन नेचर, और यहाँ पे बहुत कम वेजेस प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि बहुत कम पैसे यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस, पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे कि जो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है, यानी कि काम में जो अलग थलग हो जाते हैं जेंडर के कारण, कुछ ऐसा आप लोग देखते हो कि काम है जिसमें कि आपका डिफाइंड है ना कि ये काम तो मेल ही करेंगे और ये काम विमेन ही करेगी। मेजोरिटी ऑफ द वर्क जो है वो ऐसा डिफाइन किया गया है कि वो मेल करेंगे। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ तो मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये तो हालांकि हमारे देश में लोगों के द्वारा किया जाता है, उसमें भी सिर्फ पुरुष ही करते हैं, कभी महिलाएं नहीं करती है, वो भी पेट पालने के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखो कि ये तो एक हो गया ना कि आपका ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन में आ गया। तो इसमें भी आप देखो कि पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस लाने की ज़रूरत है जिससे कि जो इस तरीके का बंटवारा है ना कि ये काम सिर्फ पुरुष करेंगे या फिर ये काम सिर्फ वुमेन करेगी, तो इस चीज़ को ओवरकम किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है इफ़ेक्टिव मिड केयर रीस्किलिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए विमेन के लिए। आप देखो कि विमेन को क्या है कि घर भी संभालना होता है, अगर वो बाहर भी संभाल रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी पढ़ाई में ब्रेक हो जाता है, शादी हो जाते, बच्चे हो जाते हैं एंड ऑल, उसके बाद भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती है, तो वो बाहर निकल कर डेफिनेटली आती है। तो यही चीज़ें हैं कि उनको मीड केयर रीस्किलिंग पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए कि जब भी, यानी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो वाली फार्मूला फॉलो करनी चाहिए। और जब भी ऐसी वीमेन को लगता है कि वो कुछ सीखना चाहे तो वो सीख सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि स्किलिंग प्रोसेस में अगर वो कुछ सीख रही है और बीच में ही वो छोड़ दी, तो कभी भी उस चीज़ को कंप्लीट कर सकती है। इस तरीके का हमारे यहाँ एक फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए। कंट्रीज़ है जिनको हम लोग जिनको यहाँ पे इनवाइट किया गया है कि वो ग्लोबल एक्सेलरेटर लर्निंग नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल जो एक्सचेंज है सक्सेसफुल लोकल इनिशिएटिव्स का, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा कंट्रीज़ के बीच में। अब ये जो एक्सेलरेटेड मॉडल है ये मेनली फोकस करते हैं हार्डवायर जेंडर पैरिटी, जो कि पोस्ट कोविड-19 के बाद हम लोग को देखने को मिलेगा, क्लोज जेंडर गैप, जो कि हम लोग बहुत सारे सेक्टर्स में ही देखने को मिल रहा है। साथ ही विमेन की पार्टिसिपेशन को लेबर फोर्स में और ज़्यादा बढ़ाना है, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा विमेन को मैनेजमेंट और लीडरशिप में लेकर आना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बात किया जा रहा है ग्लोबल एक्सेलरेटेड लर्निंग नेटवर्क में। तो ये सारी चीज़ों में जो है और भी कंट्री पार्टिसिपेट करे तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे जेंडर कैप में इंडिया के बारे में, इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो बहुत दुखद यहाँ पे न्यूज़ है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो 28 प्लेसेस हम लोग नीचे आ गए, और रैंक हमारा देखिए नीचे से टॉप कर रहे हैं। इट मीन्स कि 156 कंट्रीज़ में हमारा रैंक 140 है। मतलब आप समझ सकते हो कि हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट कि हमारे कंट्री में ये जो जेंडर गैप है ना ये बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता है, बहुत ज़्यादा आपको मतभेद भी देखने को मिलेगा। इंडिया थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर है। अगर आप लोग साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखोगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद हमारा ही नंबर आता है इस जेंडर गैप में। कह सकते हो कितनी बुरी स्थिति है हमारी। इंडिया जो है वो क्लोज है 62% जेंडर गैप में। और इंडिया की जो इंडिकेटर है, अगर हम लोग पैरामीटर का देखें तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि इंडिया की परफॉर्मेंस हर एक पैरामीटर में कैसे है। तो ये 2006 का है जो ये आपको येलो कलर की देखने को मिलेगी, 2021 का ग्रीन है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में देखें तो पहले कितना था, कम था, लेकिन चलिए अब लोग जो है ये बाहर निकल कर आ रहे हैं, महिलाएं भी बाहर निकल कर आ रही है। और इस बार तो आप लोग देखोगे कि 17th लोकसभा में महिलाओं की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है अब तक। तो गुड न्यूज़ है। तो इसलिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारा हो रहा है इंडिया के बेसिस पे। आप अगर देखें तो हेल्थ और सर्वाइवल भी अगर हम लोग देखें तो 2000 के कंपैरिजन में आज की डेट में ये हेल्थ और सर्वाइवल बहुत बेटर तरीके से बढ़ा है, क्योंकि काफ़ी तरीके का आपको स्कीम्स देखने को मिलता है कि महिलाओं के लिए होता है, मातृत्व सुरक्षा योजना है, बहुत सारे स्कीम्स हैं, ठीक है। और सर्वाइवल के लिए आप लोग देखते हो कि बेटी बचाओ है, बेटी पढ़ाओ है, ठीक है। फिर एजुकेशनल अटेनमेंट देखें तो हाँ इसमें कुछ खास डिफरेंस तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट चलिए पहले से 2006 से आज के डेट में बढ़ा है। उसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अगर देखें तो हाँ यहाँ भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन
और भी इंक्रीज़ होनी चाहिए थे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो 2006 में कहाँ हम लोग 0.6 स्कोर कर रहे थे और आज की डेट में 0.63 स्कोर कर रहे हैं। तो स्कोर भी याद रखिएगा, रैंक भी याद रखिएगा, दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक फील्ड में अगर आप लोग देखो तो इस तरीके से भी आपका स्टेटमेंट बन सकता है कि 2006 से लेकर 2021 तक हर एक ये जो मेनली आपका 4 यहाँ पे पैरामीटर है उसमें हमारी ग्रोथ हुई है। तो अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोग नीचे से ग्रोथ हो रहे हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ़ विमेन जो मिनिस्टर है अगर हम लोग 2019 में देखें तो 23% था, वहीं अगर 2021 में देखें तो 9% है। तो इट इज़ अ बैड न्यूज़ और ये आपका जो है 2 साल का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ जो विमेन का शेयर है पार्लियामेंट में वो भी अभी स्टैग्नेंट है, यानी कि रुका हुआ है, जस्ट 10 से 14% ही देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ खास यहाँ पे नहीं बात की गई है। हेल्थ एंड सर्वाइवल डायमेंशन में देखें तो इंडिया 5 वर्स्ट परफॉर्मर है, यानी कि 5 नंबर हम लोग 5th नंबर पे आते हैं जहाँ पे एकदम हमारी बुरी दयनीय स्थिति है। वाइट सेक्स रेशियो देखने को मिलता है बर्थ गैप में। सेक्स रेशियो कहने का मतलब है कि 1000 बॉय में देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, इसे कहते हैं सेक्स रेशियो। तो मोर देन 1 in 4 विमेन जो है वो इंटीमेट वायलेंस जो है अपने हर लाइफ टाइम में ये अपना जो है कहीं ना कहीं फेस करती है, यानी कि कोई ना कोई तरीके का वायलेंस जो है ना 5 में से या 4 में से हर एक महिला तो ज़रूर फॉलो करती है, ठीक है। साथ ही एजुकेशनल अटेनमेंट में अगर हम लोग देखें तो 96% जो जेंडर गैप है ये आपका बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, एकदम पास में। और साथ ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन में आपको जो है पैरिटी देखने को मिलता ही है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। वहीं अगर आप लोग जेंडर गैप देखें तो ये लिटरेसी में काफ़ी ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, यानी कि लिटरेसी में आज के भी डेट में आपको जेंडर गैप देखने को मिलेगा। 1/3 ऑफ विमेन जो है वो आज की भी डेट में इलिटरेट है, यानी कि अनपढ़ है, और ये टोटल 34% आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग देखें तो 17% जो मेन है वो अनपढ़ है। तो यानी कि विमेन आज की भी डेट में आप लोग देखते ही ऑब्वियस है कि गांव वाले एरिया में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ही। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि 24% से 22% हो चुका है, यानी कि महिलाओं की जो यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो कम हो चुकी है। साथ ही इन एडिशन अगर देखें तो विमेन की जो शेयर है प्रोफेशनल और टेक्निकल रोल्स में तो ये भी कम होते जा रहा है। और यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि जो विमेन अर्न करती है वो ओनली 1/5 ऑफ द मेन अर्न करते हैं, यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर एक दिन में कोई भी पुरुष 100 रुपया अगर वो अर्न कर पा रहे, कमा पा रहे, तो महिलाएं कितना कर पा रही, ओनली 20 रुपया। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे इनकम की भी डिफरेंस हो चुकी है। सो दीज आर द कैटेगरीज, दीज आर द पैरामीटर्स एंड ये सारे इसके डिस्क्रिप्शन है। साथ ही साथ इससे आप लोग को पता चल गया कि आज की डेट में महिलाओं की क्या हाल चाल है, और ये कोविड-19 के कारण जो है हमारी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और ये जो आपका रिपोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपका पब्लिश किया जाता है, तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में, नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। साथ ही ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन के साथ। और फॉरमोस्ट जो पॉलिटिकल, बिजनेस और अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी है वो यहाँ पे इंगेज रहते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो एजेंडा है ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो सके। फाइन, तो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विमेन एंड मेन इन इंडिया। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट जो है 2020 का ये रिलीज़ किया गया है। और जो रिलीज़ किया गया है वो है NSO, इट मीन्स कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। तो इस ऑफिस के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। एक्चुअली ये नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है, तो ऑब्वियस है कि इस स्टैटिस्टिकल ऑफिस से आप समझ जाओ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर ये आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी है, कंप्यूटर सेंटर एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी है। अगर इसकी बात करें, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके 2 विंग हैं, यानी कि 2 तरीके से ये काम करते हैं। एक तो स्टैटिस्टिक्स से ये रिलेटेड है और दूसरे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये नोडल एजेंसी होते हैं, यानी कि जितनी भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम में जो भी तरीके का डेवलपमेंट करना है तो वो यहाँ पे प्लान किया जाता है हमारे देश में। काफ़ी नॉर्म्स को भी मेंटेन किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में। अब ये जो रिपोर्ट आई है मेन और विमेन, तो इसके बारे में कुछ की हाईलाइट देख लेते हैं। पॉपुलेशन रिलेटेड अगर देख लेते हैं कि कितना स्टैटिस्टिक्स है, तो पॉपुलेशन रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो 2021 में हमारी जो पॉपुलेशन है भारत की वो 136 करोड़ है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो 48% फीमेल पॉपुलेशन है, जो कि चलिए अच्छी है। 52% जो है यहाँ पे आपकी मेल पॉपुलेशन होगी।
जो प्रोजेक्टेड सेक्स रेशियो है वो इंक्रीज़ हुआ है। कहाँ 2011 में 949 था, बट अब ये आपका 943 था और अब ये आपका 948 हो चुका है 2021 में। तो जैसा कि आपको पता है कि सेंसस आते हैं हर एक 10 साल में, जिससे कि जनगणना होती है और इसी के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ मेल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल कितने हैं, तो उसी से ये काउंट होती है। तो 2011 की ये जो काउंट हुई थी 943, ये उसी से काउंट हुई थी। अब देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट जो सेंसस आने वाली थी इस साल वो आ पाती है या नहीं, बट फिर भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हाँ थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई है हमारी सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो एट बर्थ देखिए, यानी कि जन्म लेते ही कितने बच्चे यहाँ पे बच पाते हैं, तो ये हमारा 15-17 में ये 896 था, लेकिन ये बढ़ के 899 हुआ है। विमेन की अगर मीन एज देखें, यानी कि शादी करने की अगर ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम लोग देखें तो 2018 में 22 ईयर्स था, वहीं आज की डेट में जो है 2018 में ये 22 ईयर था, जो कि थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था अगर 2017 में देखें तो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन चलिए इंक्रीज़ तो हुआ है, डे बाय डे इंक्रीज़ होते ही जा रहा है। अगर हेल्थ सेक्टर में देखें तो इन्फेंट जो मोर्टालिटी रेट है, यानी कि जो यहाँ पे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय जब इनकी जान चले जाती है, तो ये आपका डिक्रीज़ हो रहा है। एक रिजल्ट हम लोग और देखे थे, रिजल्ट नहीं रिपोर्ट हम लोग और देखे थे PT 365 सोशल इश्यूज़ में, उसमें भी हम लोग देखे थे कि इनफैक्ट जो मोर्टालिटी रेट है जब बच्चे जन्म लेते हैं 5 साल तक, तो वो उनकी भी रेट यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट है, इट मीन्स कि जब माँ जब होती है उनकी जब यहाँ पे मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देने के टाइम, तो ये भी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उनको अच्छा खासा जो है वो फैसिलिटी मिल रहा है, उनकी केयर हो रही है, जच्चा बच्चा दोनों जो है वो केयर अच्छी तरीके से हो रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें लिटरेट पॉपुलेशन का, जो कि आपका ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वो यहाँ पे 2.3 देखने को मिला है, वहीं अगर अर्बन एरिया में देखें तो 1.7% देखने को मिला है। इधर एक बार देख लीजिए, फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए तो चीज़ें क्लियर हो जाती माइंड में। टोटल फर्टिलिटी रेट कहने का मतलब होता है कि देखिए कब तक एक विमेन जो है वो चाइल्ड बॉर्न कर सकती है। तो चाइल्ड बर्थ करने के लिए महिलाओं का जो एज है वो 15 ईयर्स से 45 ईयर्स तक कहा जाता है। तो इस एज के बीच में कितनी महिलाएं हैं जो कि इस एज के बीच में है और कितने बच्चे जो है वो जन्म ले रहे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो कि बॉर्न हो रहे हैं, और इसको डिवाइड किया जाता है विमेन एज जिनका 15 से 45 ईयर्स तक है। तो कहा जा रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इस तरीके का होता है, और ये आपका एनुअल स्टैटिस्टिक नहीं होता है और कभी भी ये नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान है। अब कहा क्या जा रहा है हमारे यहाँ, जो कहा जा रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम लोग यहाँ पे लिटरेट पॉपुलेशन का देखें, लिटरेट पॉपुलेशन जो पढ़े लिखे पॉपुलेशन है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो 2.3 है, अगर इसी को अर्बन एरिया में देखें तो 1.7 है। ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट आप लोग समझ गए। अब इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और समझिए, ये मैटरनल मोर्टालिटी रेट, यानी कि जो नंबर ऑफ़ मैटरनल डेथ है वो भी गिवन पीरियड पर पॉपुलेशन ऑफ विमेन हु आर ऑफ ए रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि नंबर ऑफ़ रिप्रोडक्टिव एज कितना है और साथ ही साथ उसमें मैटरनल डेथ कितनी हो रही है। वैसी माएँ जो कि प्रेग्नेंट है उनकी अगर डेथ होती है तो उसको हम लोग मैटरनल डेथ में कहते हैं, लेकिन ये समझिए कि बहुत सारी विमेन ऐसी होती है कि जब डिलीवरी के टाइम में उनकी डेथ हो जाती है तो उस समय भी एक रिस्क होता है और उसे हम लोग मैटरनल मोर्टालिटी रेट के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। बट ये जो फॉर्मूला है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बट आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी यहाँ पे पॉज करके आप लोग आंसर देना, फिर मैं उसका आंसर अभी बता दूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ बताइए कि चलिए ठीक है, जब बच्चा डिलीवर करने के टाइम ही जो है माओ का अगर डेथ हो जाता है तो उसे हम लोग मैटरनल डेथ कहते हैं, या फिर मैटरनल डेथ में ये भी इंक्लूड होता है कि बच्चे डिलीवर करने के बाद आप कुछ घंटे के बाद देखो या फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ 2-4 दिन के बाद भी जो है मदर का डेथ हो जाता है, तो उसे भी हम लोग मैटरनल डेथ में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये बताइए कि 9 मंथ्स प्रेग्नेंट विमेन या 8 मंथ्स प्रेग्नेंट विमेन अगर उनको कोई शूट कर दे या फिर उनका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, उस हिसाब से अगर उनका डेथ हो जाता है, तो क्या वो कंडीशन में हम लोग उसको काउंट करेंगे मैटरनल मोर्टालिटी डेथ में? सॉरी, मोर्टालिटी मतलब डेथ ही होता है, तो मैटरनल डेथ में हम लोग उस कंडीशन को काउंट करेंगे कि नहीं, ये आप लोग बताइए कि अगर 8 मंथ्स प्रेग्नेंट वीमेन या फिर 9th मंथ्स प्रेग्नेंट वीमेन जो है अगर उनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में या फिर उनको कोई शूट कर देता है, बंदूक मार देता है, चाकू मार देता है, तो उस केस में क्या हम लोग मैटरनल डेथ में इंक्लूड करेंगे? येस और नो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसको पॉज करके। सो द करेक्ट राइट आंसर इज़ नो। ओके, अगर ये एक्सीडेंट हो गया या फिर इंसिडेंटल कॉज हो गया डेथ का, तो उसको मैटरनल डेथ में ये आपका जो है इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। ये आप लोग एक फिगर देख लीजिए। ओके,
तो ये भी समझ गए आप। अब एजुकेशन के लेवल पे आते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम लोग देखें तो लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे आज की डेट में आप लोग देख रहे हो कि पेरेंट्स जो है वो बहुत जागरूक होते जा रहे हैं और बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं। तो कहाँ 2017 में हमारा ये 77% हो चुका है, 2011 में मात्र 73% था। और ओनली 3.1% फीमेल है और 4.5% मेल है जो कि टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं। देख सकते हैं बहुत ही कम है। वहीं अगर हम लोग इकॉनमी में पार्टिसिपेशन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो फीमेल्स के लिए 19 है और वहीं मेल के लिए आप देख सकते हो कि 52 है। तो बहुत ज़्यादा ये ह्यूज गैप हो गया ना, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। वहीं अगर अर्बन एरिया में बात करें तो ये जो रेशियो है ये 14 है फीमेल के लिए और 52 है मेल के लिए। तो अगेन खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही बातें तो कही जाती है कि गाँव की जो औरतें हैं वो ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेरिजन टू हमारे शहर की औरतें से। तो आप देख सकते हो कि इसलिए आप ध्यान रखो कि गांव की औरतें की जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है इकॉनमी में वो ज़्यादा है, 19 है। वहीं अगर आप लोग अर्बन एरिया में देखोगे तो ये ओनली 14 है। मेजोरिटी जो फीमेल है ना यानी कि 59% और मेल है 57%, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में ही है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में वो खुद ही काम करते हैं और खुद ही कमाते हैं। वो इस हिसाब से महिलाओं की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अर्बन एरिया में देखें तो 54% मेल है और 47%, 54% फीमेल है एंड 47% यहाँ पे आपकी मेल है। कैजुअल लेबर की अगर बात करें वो भी फीमेल वर्कर्स में और मेल वर्कर्स में, तो वो आपका ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो 134 मिनट्स जो है वो स्पेंड किया जाता है एक दिन में फीमेल के द्वारा, वो भी अनपेड केयर जो कि आप देखते हो कि घर का काम करते हैं, घर में जितने मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखती है महिलाएं, चाहे वो दादी हो, नानी हो, मम्मी हो या सिस्टर हो, हर कोई जो है ख्याल रखते हैं। तो वो ऐसा कहा जा रहा है कि 134 मिनट्स जो है हर एक दिन जो है महिलाएं अपना वेस्ट करती हैं। वेस्ट नहीं कहेंगे, वो केयर में जो है अपना टाइम दे देती है कि नहीं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर मेल की बात करें तो सिर्फ 76 मिनट्स ही वो यहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो चलिए जो भी है, लेकिन ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी ह्यूज डिफरेंस है। वहीं अगर पार्टिसिपेशन की बात करूँ डिसीजन मेकिंग में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो कि फीमेल इलेक्टोरल्स जो पार्टिसिपेट कर रही है जनरल इलेक्शन में वो थोड़ा अप हुआ है। अगर 16th में देखें तो 65% था, लेकिन वही 17th लोकसभा में देखें तो 67% है। वही चीज़ें मैं बता रही हूँ कि इस बार लोकसभा में आप देखोगे कि विमेन की पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स वो बढ़ी है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो अपवर्ड ट्रेंड भी है, नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रही है। तो बेटर चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग पावर में भी महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ती जा रही है, महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, इंक्लूजन बढ़ते जा रहा है। वहीं अगर हम लोग देखें एम्पावरमेंट की बात अगर कर ले तो 2019 में 3 मेजर क्राइम्स हुए, यानी कि हस्बैंड और रिलेटिव्स के द्वारा क्रुएल्टी 31%, असॉल्ट जो किया जाता है विमेन को विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी, और किडनैपिंग या एबडक्शन जैसा किडनैप कर लिया गया या फिर उनको उसी तरीके से, तो ये 71% तक है। सबसे ज़्यादा जो विमेन के साथ हादसा होता है वो यही होता है कि उनको किडनैप कर लिया जाता है या फिर असॉल्ट किया जाता है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आज की भी डेट में सबसे ज़्यादा क्राइम है। परसेंटेज ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की बात करें तो 1.9% यहाँ पे फीमेल है और 2.4% यहाँ पे मेल है। तो मेल ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे ये डिसेबल्ड पर्सनस में। तो चलिए ठीक है, कितने एम्पावर है उसकी बात की जा रही है, तो मेल इतने परसेंट एम्पावर है और फीमेल जो है 1.9% एम्पावर है। तो इसमें भी आप देख सकते हो एक डिफरेंस ही देखने को मिला कि फ़ीमेल कब एम्पावर है। लेकिन ठीक है, इक्वालिटी देखते हैं कि हमारे देश में कब आती है, आएगी ही, आज नहीं तो कल आएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोग को ये सोसाइटी सोशल इशूज़ में कहीं पे भी अगर कुछ इस तरीके का आपको लिखना है तो आप इस रिपोर्ट के बारे में लिख सकते हो। साथ ही नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के बारे में ज़रूर समझिएगा, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स का पार्ट बन जाएगा। कमिंग टू द थर्ड आर्टिकल जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा कि UNFPA इनके द्वारा लॉन्च किया गया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021, और इसका टाइटल क्या था, माई बॉडी इज़ माई ओन। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट की हाईलाइट देखते हैं। इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि विमेन की एक्सेस, यानी कि अपने बॉडी को लेकर कितना उनको स्वतंत्रता है, इसके बारे में बताया गया है। और जो पावर है कि वो अपने बॉडी के लिए खुद डिसीजन ले कि उनको कब जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उनके लिए वो खुद डिसीजन ले कि उनको कब जो है अपने बॉडी का केयर करना है, कब कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना है, कब सेक्सुअल रिलेशन बनाना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए विमेन के लिए जो है कहीं ना कहीं जो आप ऑटोनॉमी देखोगे वो कम है। इवन ये भी होता है कि शादी के बाद भी ऐसा कई बार न्यूज़ देखने को मिलता है कि इवन प्रेगनेंसी अडॉप्ट करना बोल रही हूँ, प्रेगनेंसी एक्चुअली ये जो आपका कंसीव करना भी जो बातें होती है, इसमें भी महिलाओं की जो ऑटोनॉमी होती है वो बहुत हद तक कम देखने को मिलता है। तो इस रिपोर्ट में इसी चीज़ों के बारे में हम लोग फोकस करेंगे, बात करेंगे
कि कितना महिलाओं को अपने बॉडी के लिए डिसीजन लेने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी तो किया गया है कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, वो भी हमारे ही देश में नहीं, बहुत सारे देश में। लेकिन उसके बाद भी आप देखो कि विमेन जो इंजॉय करती है अपनी लीगल राइट्स को लेकर, वो सिर्फ 75% है। तो बाकी का 25% में क्या हो रहा है? तो बाकी के 25% में ये आपका जो डिसीजन है वो थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है। ठीक है। की फाइंडिंग अगर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि 55% जो विमेन है ना, वो एम्पावर्ड है कि वो अपने हेल्थ केयर का लेकर, अपना कॉन्ट्रासेप्शंस का लेकर जो है वो अपना चॉइस ले सकती है और कह सकती है कि उनको कब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाना है या फिर यूज़ करना है, यस और नो करने का उनके पास अपना पूरा डिसीजन है। ओनली 55%। तो आप समझ सकते हो कि कितनी दयनीय स्थिति है हमारे देश में। 80% अगर कंट्रीज़ में देखें तो लॉ सपोर्टिंग है, यानी कि कानून है ये उनके सेक्सुअल हेल्थ और वेलबींग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। 75% कंट्रीज़ ऐसी है जो कि कानूनी तौर पर इंश्योर करते हैं कि फुल इक्वल एक्सेस मिलेगा कॉन्ट्रासेप्शन का। 56% कंट्रीज़ ऐसी है जिनके पास कानून है, पॉलिसीज़ है कि वो यहाँ पे सेक्सुअलिटी एजुकेशन को लेकर जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो सेक्स एजुकेशन की हमारे देश में जैसे बहुत ज़्यादा कमी है, इवन स्कूल में भी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसके हिसाब से भी आप लोग देख सकते हो कि ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं होता, और भी ऐसे देश है जिसमें कि इस तरीके की चीज़ों के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इंडिया के बारे में बात करें तो आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड, जैसे कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके द्वारा डिफाइन किया जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक तरीके का स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। ना ही सिर्फ यहाँ पे आपके डिजीज़ की कमी है, बट वो सारे मैटर आते हैं जिससे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, वो फंक्शन कर रहा है और वो प्रोसेस में है। रिप्रोडक्टिव मैटर्स कहने का मतलब है कि राइट्स है किसी इंडिविजुअल को कि वो अपने बारे में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस रख सके कि उनको कब क्या करना है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कब इन्वॉल्व होना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकते हैं और अपना चॉइस कर सकते हैं। इंडिया में अगर हम लोग देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ओनली 12% ऐसी करेंटली मैरिड विमेन है, और वो भी मैरिड कितने से कितने एज तक, 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज तक, जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन ले पाती है अपने हेल्थ केयर को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि ओनली 12%, ओनली 12%, इट इज़ वेरी लेस, वेरी 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 लेस। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या देश में, हमारे इंडिया में क्या हालत है आज के डेट में। रिगार्डिंग द पावर अगर हम लोग देखें कि क्या कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ करने के पीछे के लिए डिसीजन का क्या यहाँ पे है, तो ओनली 8% आज की डेट में जो मैरिड विमेन है ना, उन्हीं को इस तरीके का स्वतंत्रता दिया गया है, कॉन्ट्रासेप्शंस को वो यूज़ कर सकती है। यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्शंस पिल्स यूज़ किया जाता है, या फिर कुछ और भी जैसे आपके इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो भी यूज़ किया जाता है, तो वो सारे यूज़ करने के पीछे जो उनकी इंडिपेंडेंसी है वो यहाँ पे नहीं है। ओनली 8% जो मैरिड विमेन है वही, उन्हीं को ये स्वतंत्रता है कि वो यूज़ अपना डिसीजन ले कि उनको कब ये इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। बाकी अगर 10 वीमेन में से एक देखें तो ये हस्बैंड होते हैं जो कि उनके लिए सारी चीज़ों का डिसीजन लेते हैं कि उनका हेल्थ केयर कैसा होना चाहिए, उनको कब कंसीव करना है, उनको कब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाना है या फिर इंजेक्शन लगानी है। ये सारी चीज़ों के डिसीजंस जो है वो 10 में से एक जो है हस्बैंड ही लेते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें, अच्छा यहाँ पे जो कहा जा रहा है, सॉरी मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर दी, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और है कि 10 में से एक जो यहाँ पे हस्बैंड है ना, वो यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि उनको कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करना है कि नहीं। तो आप ये समझ सकते हो कि कितनी बड़ी डेंजर चीज़ें होती है कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ नहीं करना और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। इससे महिलाओं के हेल्थ में काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। तो इस चीज़ में भी आप देखो कि सिर्फ एक ही मेल है जो कि यहाँ पे डिसाइड करते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें विमेन को जो कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, वो बहुत लिमिटेड है। इवन आप जब गांव में भी जाओगे ना तो बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होता है। और ये सिर्फ आप देखो कि बताया जा रहा है कि ओनली 47% है जो कि इस तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करती है। बहुत सारी चीज़ मार्केट में आता है जो कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, उसके अगेंस्ट में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं होता है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए यहाँ पे बैरियर क्या है? सबसे बड़ा बैरियर है लैक ऑफ एसेसिबिलिटी। इट मीन्स कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, अच्छी तरीके से क्लिनिक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में तो देखो कि उस तरीके का फैसिलिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है तो उसमें उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, ना ही आपका OPD है, ना ही आपका सही तरीके से कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता। ट्रीटमेंट भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। मेजोरिटी जो वुमेन और गर्ल है हमारे देश में, वो काफ़ी डिले देखने को मिलती है कि उनको सेफ, क्वालिटी और लीगल एबॉर्शन केयर भी मिले। एबॉर्शन कराना यानी कि जो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना होता है, तो उसमें भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कि उस तरीके का लीगल तरीके से और सेफ़ जो है उनको नहीं मिल पाता है ये केयर। अवेलेबिलिटी रिलेटेड इशू भी है कि अवेलेबल नहीं हो पाती है बहुत सारी चीज़ें। इट मीन्स कि कॉन्ट्रासेप्शंस की कमी देखने को मिलती है। पुअर क्वालिटी की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लैक ऑफ प्राइवेसी की यहाँ पे बातें देखने को मिलती है। सो ये सारे इश्यूज़ है, बैरियर है। थर्ड है कि इनएडिक्वेट पॉलिसीज़ है।
सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में कि मैरिटल रेप को अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है। ऐसा माना ही नहीं जाता है हमारे देश में कि मैरिटल रेप भी एक तरीके का कानूनी अपराध है। नहीं, सिर्फ रेप को अपराध माना गया है, मैरिटल रेप नहीं। यानी कि शादी के बाद जो हस्बैंड अपने वाइफ के साथ भी अगर वाइफ की कंसेंट के बिना अगर वो सेक्स करते हैं तो उसे भी हम लोग जो है मैरिटल रेप कहते हैं, बट उसके लिए कोई भी यहाँ पे कानून नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है उसकी कमी देखने को मिलती है कि बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता है। तो वो कहीं से भी सुनकर, बचपना होता है, वो कहीं से भी सुनते हैं, कहीं से भी जानते हैं, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन भी गेन कर लेते हैं, जिसके कारण जो है हमारे देश में इतनी सारी दुर्घटना होती है। साथ ही मैरिटल प्रैक्टिसेस है, विमेन आप देखो कि मैरिज में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ एक्सपीरियंस करती है। साथ ही साथ आप देखो कि एचआईवी पॉजिटिव भी होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा उनको झेलना पड़ता है। साथ ही एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे आप देखो कि अनइक्वल एक्सेस होता है एडोलेसेंट के द्वारा, वो भी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्फॉर्मेशन को लेकर और सर्विसेज को लेकर। यानी कि जो भी एज है, जैसे जैसे जो बच्चे बड़े होते जाते हैं, एडल्ट फेज़ में आते जाते हैं, तो उनको जो इस तरीके की चीज़ें पता चलती है तो वो भी गलत जगह से पता चलती है। लोग, बच्चे जो है अपने आपस में ही वो लोग डिस्कस करते हैं, उससे पता चलता है। तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर ऑब्स्टेकल्स भी हैं, बहुत सारे रिलीजन, जेंडर नॉर्म्स है, जो कि आप देखो कि बहुत सारे कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते सही तरीके से। लैक ऑफ रिलेटेड डेटा है, विमेन की जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग है ये बहुत ही पुअर तरीके से मेज़र की गई है और डेटा काफ़ी मिसिंग होती है। और हमारे देश में इस चीज़ के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए डेटा जो है वो सही तरीके से अवेलेबल ही नहीं है। साथ ही लैक ऑफ लिटरेसी और अवेयरनेस है, महिलाएं अपने राइट्स के बारे में, अपने हक के बारे में तो जानती ही नहीं है। और अगर लिटरेसी के बारे में बात करें, यानी कि महिलाओं को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शंस और कब इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं इससे अनअवेयर होती है। सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ग्लोबल कन्वेंशन अगर हम लोग देखें जो रिप्रोडक्टिव राइट्स को ये सपोर्ट करते हैं, तो एक है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट 1996 का। दूसरा है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। बेजिंग डिक्लेरेशन है, येस इट कैन बी आस्क्ड कि बेजिंग डिक्लेरेशन ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जो है रिप्रोडक्टिव राइट को सपोर्ट करने से रिलेटेड है। एंड येस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है यहाँ पे। और इससे पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, ये भी आपको देखो कि यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इट मीन्स कि टारगेट 5.6 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो कि कहा गया है कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का और रिप्रोडक्टिव राइट का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडिकेटर का, तो 5.6.2 है। तो यहाँ पे मैटरनिटी केयर के बारे में बात किया जाता है, यानी कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनकी एकदम अच्छे से केयर होनी चाहिए। अगर उनको एबॉर्ट करना है तो उनकी डिसीजन होनी चाहिए, और पोस्ट एबॉर्शन के बाद भी उनकी अच्छे तरीके से केयर होनी चाहिए। व्हाट अबाउट कॉन्ट्रासेप्शंस एंड फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग एक बहुत बेहतरीन तरीके से किसी भी कपल को करना चाहिए। और अगर लगता है कि वो अभी फैमिली प्लानिंग के लिए रेडी नहीं है, नहीं करना चाहते, तो कॉन्ट्रासेप्शंस का सही तरीके से यूज़ करें। साथ ही साथ सेक्सुअल हेल्थ और वेलबींग की भी बात की जाती है, यानी कि एचआईवी टेस्ट करानी चाहिए हर किसी को, और साथ ही साथ एचआईवी ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए। ये देखिए एचआईवी एक ऐसा आपका वायरस है और ऐसी डिजीज़ेज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। अगर ब्लड आपका ट्रांसमिट हो गया, उसके कांटेक्ट में आ गए, तो इस तरीके से आपका जो है एचआईवी आपको हो सकता है। तो इस तरीके का आपको करना चाहिए कि इसकी टेस्ट करानी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सेक्स एजुकेशन जो है लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे कि वो बेटर तरीके से समझ सके कि कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं। अब रोड अहेड क्या बताया जा रहा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन है, जिनके द्वारा 4 ऐसा थीम देखा जा रहा है कि जो कि काफ़ी ज़रूरी है हमारे देश के यूथ के लिए। सबसे पहला है कि कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। दूसरा है कि जो जेंडर बेस्ड कॉन्स्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, जब यहाँ पे बच्चे जो है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, जब अपने रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं, तो उनके लिए जेंडर बेस्ड कॉन्स्टेंट जो है उसको एड्रेस करना है कि किस किस चीज़ के लेकर उनको परेशानी होती है, कहाँ उनको रोका जाता है, तो इस सारी चीज़ों को लेकर एड्रेस करना है। साथ ही कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन करनी है, क्योंकि आप देखो कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि काफ़ी स्टेरियोटाइप थिंकिंग होती है उनकी, कुछ अलग सा वो सोचते हैं, बट वो हमारे साइंटिफिक तरीके से करेक्ट नहीं होते। तो उसके अगेंस्ट में जाकर हमें काम करने की ज़रूरत है, और मेन और बॉय को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको राइट एजुकेशन दे। कानून की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ विमेन और वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ विमेन की ज़रूरत है। बच्चों को ज़रूरत है कि उनको ये प्रोवाइड करें। साथ ही आज की डेट में तो आप देखो LGBTI कम्युनिटीज़ है, यानी कि ले बोल रही हूँ मैं, हद हो गया, लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल,
ट्रांसजेंडर, तो इस तरीके की जो कम्युनिटीज़ है, माइग्रेंट पीपल है और जो पीपल ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो उनकी अलग अलग नीड है और अलग अलग तरीके की उनकी परेशानी है, तो उसको यहाँ पे एड्रेस करने का ज़रूरत है। कुछ सपोर्टिंग लॉज और पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिससे कि जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको एक सही तरीके का राइट बेस्ड गाइडेंस मिलना चाहिए। साथ ही डेटा कलेक्शन के लिए तो जोर लगाना है और मॉनिटर भी करना है, क्योंकि जब तक डेटा सही तरीके से निकल कर नहीं आएगा तब तक उसके ऊपर एड्रेस कैसे कर सकते हैं। सो डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेटा अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं मिलेगा, तो फिर इसके ऊपर एक्शन लेना भी प्रॉब्लम है। सो दीज आर द वे अहेड यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ और हम लोग बातें करते। स्टार्टिंग में ये कहा गया था कि ये जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड के द्वारा ये रिलीज़ की गई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है ये। साथ ही इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि विमेन, हर एक विमेन के राइट को ये प्रमोट करते, हर एक पुरुष की राइट को प्रमोट करते, हर एक बच्चे की राइट को प्रमोट करते कि उनको हेल्थ के सेक्टर में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट है ये, जो कि हर एक साल ये पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड के द्वारा। ये अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन सकता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये कंट्रीज़ को सपोर्ट करते ये ऑर्गेनाइजेशन और पॉपुलेशन डेटा को यूज़ करते हैं पॉलिसी और प्रोग्राम को बनाने के लिए, जिससे कि जो गरीबी है, पोवर्टी है, वो यहाँ पे कम कर सके। हर एक प्रेगनेंसी जो है वो वांटेड होना चाहिए। इनका ये इंश्योर करते हैं कि कोई मनचाहा अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, हर एक प्रेगनेंसी वांटेड होनी चाहिए, हर एक बर्थ जो है वो सेफ़ हो, जच्चा बच्चा दोनों की यहाँ पे लाइफ बची रहे, हर एक यंग पर्सन जो है वो फ्री हो HIV एड्स से, हर एक लड़की और हर एक विमेन जो है वो यहाँ पे डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किए जाए। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं, तो ये बॉक्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं की प्रोग्राम कि इंडिया में अगर हम लोग देखें रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन के लिए क्या क्या यहाँ पे जो है प्रोग्राम लाया गया है। तो सबसे पहले नेशनल हेल्थ मिशन 2013 का है, जिसके तहत यहाँ पे देखो कि रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू नेटल चाइल्ड और एडोलेसेंट हेल्थ की यहाँ पे बात की जाती है। जनानी सुरक्षा योजना, यानी कि जो मैटरनल और न्यू नेटल जो मोर्टालिटी है, नए नए जो बच्चे जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको यहाँ पे कम करने की बात की जा रही है और इसी पे ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 है, जिसमें सारे एडोलेसेंट को ये अनेबल किया गया है कि वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करें। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये काफ़ी अच्छी योजना है जिसमें कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट और यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वीमेन ये क्वालिटी यहाँ पे केयर प्रोवाइड की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी है, यानी कि मैटरनल बेनिफिट प्रोग्राम है, जिसके तहत आप देखो कि यहाँ पे महिलाओं को, जो यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनको यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रोविज़न भी है कि उनको यहाँ पे खाना वगैरह हमेशा मिलेगा। साथ ही ये 3 लेजिस्लेशन है जो कि प्रपोज किया गया है कि कैसे हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ वीमेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल है 2020 का, जिसमें कि अभी हम लोग देखेंगे कि ये ART जो बिल है ये अभी कानून नहीं बना है। दूसरा यहाँ पे आप देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल है 2021 का, जिसमें कि आपका जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसकी पीरियड बढ़ाई गई है। सरोगेसी रेगुलेशन बिल है 2020 का, जिसमें कि सरोगेसी को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। तो ये सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी का कहने का मतलब है कि किराए का कोख, यानी कि अगर कोई लेडी अपने प्रेग्नेंट तो हो गई है लेकिन बच्चों को अपने कोख में नहीं रख सकती है, तो वो किसी और विमेन की जो है कोख में रख सकती है 9 महीने, लेकिन बच्चा उन्हीं का होता है, यानी कि जो ओरिजिनल कपल होते हैं उन्हीं के बच्चे होते हैं, लेकिन वो किसी थर्ड विमेन को हायर करते हैं, उनको कुछ मनी देते हैं और उसके हिसाब से जो है 9 महीने वो अपने कोख पे रखती है, तो इसे कहते हैं सरोगेसी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है, इसमें काफ़ी कुछ पता चलता है आपको हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है और स्पेशली महिलाओं के साथ कैसी बिहेवियर हो रही है, तो उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जाता है। रूरल हेल्थ की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर का क्या यहाँ पे हालचाल है देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है। तो अगर हम लोग रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये एनुअल पब्लिकेशन है, हर साल जो है ये हेल्थ फैसिलिटी कितना दिया जा रहा है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में, तो इसको यहाँ पे बताया जाता है। एक्चुअली ये एक तरीके का एफर्ट्स है कि एक अच्छा खासा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ट्राइबल एरिया में, और वो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना ह्यूमन रिसोर्सेज है, कितनी फैसिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, PSC हो, CSC हो, हर एक तरीके के। ठीक है, 3 टियर अगर हेल्थ केयर स्ट्रक्चर देखें हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे ग्राम पंचायत लेवल में है जो कि सब सेंटर आता है। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ पे, 6 तरीके का सब सेंटर है यहाँ पे।
साथ ही ब्लॉक लेवल कम्युनिटी है, यहाँ पे 30 बेडेड हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से जो है 3 टियर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इस सर्वे से क्या पता चला? इस सर्वे से ये पता चला कि हेल्थ स्ट्रक्चर के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सालों से एक अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है, यानी कि नंबर ऑफ़ सेंटर्स जो है वो हेल्थ के लिए यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो ये 1,55,404 सब सेंटर है, 24,918 ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, 5,183 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। तो इस तरीके से आप देखो कि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़िया अच्छा खासा जो है ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, ये सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के हिसाब से देखें, जो कि 2007 में यहाँ पे आया था, जिसके द्वारा आप देखो कि हेल्थ केयर जो डिलीवरी है उसकी क्वालिटी को यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात की गई थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अच्छे खासे क्लिनिक हो, अच्छे खासे हॉस्पिटल हो, और ह्यूमन रिसोर्सेज भी, कि लोगों को सारी फैसिलिटी मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्प्रूव भी हुआ है। साथ ही जो ओवरबर्डन हेल्थ केयर सिस्टम है, आज की डेट में अगर हम लोग हेल्थ फैसिलिटी देखें तो यहाँ पे मच लार्जर पॉपुलेशन है, जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा। इट मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हम लोग काउंट होते हैं, तो उस हिसाब से हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है वो बहुत कम है। वहीं अगर हम लोग देखें तो 38,595 फंक्शनल हेल्थ और वेलफेयर सेंटर है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, और ये टारगेट था कि कम से कम 1,53,000 होनी चाहिए, जो कि आयुष्मान भारत, जो कि देश का सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर ये आपका स्कीम लाया गया था। तो 2022 तक ऐसा है कि 1,53,000 तक हमारे यहाँ हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स होने चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, बट अब तक कितने हैं? तो 38,000 तक आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ मैन पावर में अगर बात करें तो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स है उनकी कमी है, तो हमारे यहाँ कमी आपको देखने को मिलता है डॉक्टर्स की। WHO के द्वारा कहा गया है कि 1000 पेशेंट में एक डॉक्टर होना चाहिए, बट हमारे यहाँ आप देखो कि 1700 डॉक्टर में 1700 पेशेंट में एक डॉक्टर होता है। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि हमारे पास डॉक्टर की भी कमी है। साथ ही साथ अगर देखें तो सिचुएशन जो है और भी थोड़ी बुरी देखने को मिलेगी, चाहे वो गुजरात हो, MP हो, वेस्ट बंगाल हो। ठीक है जी, मोबाइल की जो स्टोरेज है वो बढ़ जाती है हमेशा। शॉर्टफॉल आपको देखने को मिलेगा हेल्थ केयर वर्कर्स में, तो हेल्थ केयर वर्कर्स भी उस तरीके के नहीं है, इनकी भी शॉर्टफॉल देखने को मिलती है। बैरियर क्या है हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन में? तो सबसे पहली बात है प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कमी देखने को मिलती है। अगर ट्राइबल एरिया में आप देखो, जहाँ पे आदिवासी लोग, ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, तो वहाँ पे अच्छा खासा जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाता है लोगों को। साथ ही बेसिक फैसिलिटी की भी कमी है, यानी कि साफ़ सफाई की फैसिलिटी भी नहीं देखने को मिलेगा, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। वाटर डिस्करेज जो मेडिकल है ग्रेजुएट है वो भी यहाँ पे सेंटर जो रूरल सेंटर्स है वहाँ पे वो सर्व करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि अच्छी खासी जगह से पढ़े हुए जो मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा आप देखो नहीं चाहते हैं कि वो गाँव में जाकर काम करें। तो हमारे देश में ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छे कॉलेजेस के बच्चे जो है, या फिर और अच्छे कॉलेज क्या क्या ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके अर्बन एरिया में रहकर भी जो बच्चे यहाँ पे मेडिकल ग्रेजुएट है वो गांव में जाकर काम करने को तैयार नहीं होते। ये भी हमारे यहाँ का एक बिग प्रॉब्लम है। कल्चर और सोशल नॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ बिहेवियर, जो कि आज के डेट में आप देखो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी कि पीरियड्स के टाइम पे महिलाएं जो है बहुत हद तक जो है खुद को साफ़ सफाई नहीं रखती है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखती है। आज के भी डेट में आप देखो पैड्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते, बहुत सारी महिलाएं गांव में जो है वो कपड़े इस्तेमाल करती है, जिनके कारण हेल्थ इशू बहुत सारे होते हैं। साथ ही लोकल जो हीलर्स है उनके साथ कंसल्ट करना, ये भी एक लिमिटेड ही मेडिकल नॉलेज है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, महिलाओं को तो अवेयरनेस की बहुत कमी देखने को मिलती है कि उनको कैसे साफ़ सफाई के साथ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कितना कैलोरी एक दिन के लिए लेना चाहिए। साथ ही साथ जो है मेडिकल सर्विसेज के बारे में भी अगर इंपॉर्टेंस देखें, उनका अधिकार है कि वो जाकर जो है चेकअप कराएं अगर उनको कहीं पे भी परेशानी होती है। पुअर कनेक्टिविटी है, लिमिटेड अफोर्डेबल है, रिलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि अगर आप लोग देखो ग्रामीण क्षेत्र में तो सही तरीके का अगर कोई हॉस्पिटल भी है तो वो बहुत दूर होते हैं, वहाँ तक जाने के लिए एक अच्छा खासा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी नहीं होती है, तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे भी ट्राइबल एरिया है या फिर रूरल एरिया है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो बहुत कम है तो वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का नहीं देखने को मिलेगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं या फिर पॉवर्टी में जो भी लोग होते हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते, वो अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए खाना नहीं खाते। उनको ये नहीं पता होता है कि उनके बॉडी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या खाना चाहिए, कितना विटामिन, कितना मिनरल्स, कितने प्रोटीन फैट की ज़रूरत है उनके बॉडी में, इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है। तो ठीक है नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत सारा स्टेप्स लिया गया है। तो सबसे पहला है कि नेशनल रूरल
हेल्थ मिशन लाया गया है, ये आप लोग देखो इसके अंदर क्या है कि पूरी तरीके से जो हेल्थ सेक्टर है और हेल्थ केयर है वो एफोर्डेबल होना चाहिए, लोगों तक रिच होना चाहिए, क्वालिटी हेल्थ केयर पॉपुलेशन जो है वो हमारे ग्रामीण पॉपुलेशन को मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, आयुष्मान भारत स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर बहुत बड़ी जो है वो आपकी योजना बनाई गई थी। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, यानी कि पूरी तरीके से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज कहा जा रहा था, इंश्योरेंस आपका जो है हेल्थ सेक्टर में था। तो इसमें क्या है कि 1.5 लाख तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है वो यहाँ पे रखी गई थी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था, जिसमें कि हेल्थ कवर आपका 5 लाख पर फैमिली पर ईयर ये आपका सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए दिया जाएगा। इसके तहत आप देखो कि 10 करोड़ पुअर और वनरेबल फैमिलीज जो है वो कवर हो जाएंगे। तो ये आयुष्मान भारत स्कीम की दो बड़ी बात थी। सबसे पहला 1.5 लाख जो है हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करना था हर एक जगह। साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसमें कि 10 करोड़ से पुअर और वनरेबल फैमिलीज़ को यहाँ पे आपका 5 लाख पर फैमिली पर ईयर ये दिया जाएगा। और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। कुछ स्कीम ऐसी है जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, पोषण अभियान है। तो ये सारे कुछ ऐसे स्कीम लाए गए हैं सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम, जिससे कि लोगों में, बच्चों में, महिलाओं में न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव किया जाए। साथ ही सैनिटेशन, साफ सफाई को इम्प्रूव करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान लाया गया, जल जीवन मिशन लाया गया, जिसके थ्रू जो है एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुंचाया जा सके। कायाकल्प अवार्ड है जो कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को दिया गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को दिया गया है, हेल्थ और वेलनेस सेंटर को दिया गया है, जो कि हाई लेवल ऑफ क्लीननेस ये अचीव कर रखे हैं। साथ ही एसेसिबिलिटी को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन का आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा चलन है, और इवन आप प्रैक्टो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोविड है तो लोग जो है डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, इवन डॉक्टर्स आर वेरी बिजी वो कोविड पेशेंट को ट्रीट करने में, तो आपको भी टाइम नहीं देने वाले। तो इससे अच्छा है कि प्रैक्टो में सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है। चाहे आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो, किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम हो हेल्थ रिलेटेड, तो आप प्रैक्टो में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग टेलीमेडिसिन कहते हैं। और ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ये आपका लाया गया है, जिसमें 2 तरीके का आपका टेलीमेडिसिन डॉक्टर्स है। एक तो है डॉक्टर डॉक्टर ये कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं। और एक पेशेंट टू डॉक्टर है, जिसे ई संजीवनी ओपीडी टेली कंसल्टेशंस कहा गया है। ठीक है। साथ ही अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने की बात की गई है कि हमारे यहाँ जो मेडिसिन है वो आपको अफोर्डेबल रेट में मिले। और ये जन औषधि मेडिकल स्टोर है, जहाँ पे आपको सारे मेडिसिन जो है वो जेनरिक मेडिसिन मिलेंगे। जेनरिक मेडिसिन क्या होता है कि जो ओरिजिनल मेडिसिन होते हैं, जो कि आपके जितने भी आपको अंग्रेजी दवा देखने को मिलते हैं, या फिर आपका एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं, तो उन्हीं के आपके जो है ना सारे कंपोनेंट्स उसी को इस्तेमाल किया जाता है, और वो सस्ते रेट में होते हैं, जिससे कि आम जनता भी उसका इस्तेमाल कर सके। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप आराम से जो है मेडिसिन को कम से कम जो है वो कंज्यूम कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। अगर एफोर्डेबल मेडिसिन रहेगी तो लोग अपने हेल्थ का केयर जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो दीज ऑल आर द इनिशिएटिव्स जो कि हमारे सरकार के द्वारा लिया गया है। और साथ ही साथ नेशनल आयुष मिशन भी है, जिसमें कि हमारी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, मेडिसिन कहने का मतलब आयुष के अंदर क्या क्या है, तो ये है आपका आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथिक, और नेचुरोपैथिक भी है, जिसको आज की डेट में आप लोग देखो कि प्रमोट किया जा रहा है कि ये हमारा ट्रेडिशनल नेचर है, ट्रेडिशनल मेथड है, जिसके थ्रू हम लोग जो है ना इस्तेमाल करते हैं। इवन आप देखो हल्दी आज की भी डेट में इस्तेमाल होता है, एलोवेरा इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि ये पहले पुराने समय से इस्तेमाल होता है। नीम की जो पत्तियाँ होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द आयुष के अंदर आता है, और इसके लिए एक डेडिकेटेड आयुष मिनिस्ट्री का भी फॉर्मेशन किया गया था, जो कि इस आयुष मिशन को अच्छे तरीके से टैकल करे। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि हमें प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये ज़रूरी है कि कुछ पॉलिसी हो जिसमें कि ये कमिटमेंट करे कि जीडीपी का 2.5% हम लोग इन्वेस्ट करें हेल्थ केयर में, 70% जो खर्चे हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर में होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर कहने का मतलब है कि जैसे आपको कॉमन कफ एंड कोल्ड आता है, आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या फिर आपके जोड़ों में दर्द है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा आपको आँखों की प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं। तो ये लोगों को ये मेनली यहीं से प्रॉब्लम होता है। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर में आपको ट्रीटमेंट मिल जाए ना, तो फिर सेकेंडरी और टर्शरी तक पहुंचना आपका ज़रूरी नहीं है, आप उससे पहले ही ठीक हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि 70% जो खर्चे हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर में करना ज़रूरी है। मेडिकल कॉलेजेस को ज़रूरत है कि बच्चों को ये इंकरेज करें कि वो जो आज की डेट में पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो वो जाकर कहाँ सर्व करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्व करें। एक्चुअली ये वो तैयार नहीं होते, बट इस तरीके का इंकरेज करना ज़रूरी है। साथ ही लोगों को भी एजुकेट करना ज़रूरी है कि लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ेज़ है उससे वो बच सके। आज के डेट में लोग इतने ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं, काउच पोटैटो हो चुके हैं, जिसके कारण आप देखो कि ओबेसिटी
ओबेसिटी अब ये डिजीज़ में काउंट हो रहा है, यानी कि मोटापा भी अब एक तरीके की बीमारी है, क्योंकि अगर आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा अगर फैट्स है तो वो आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है ना उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसके कारण फिर आपको आगे चलकर डिजीजेस देखने को मिलेंगे। प्राइमरी केयर टीम जो है उनको एडिक्वेटली सपोर्ट करने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम उनको स्किल करे, क्योंकि आप देखो कैसे होता है, आज की डेट में कोरोना वायरस है, कोई डॉक्टर को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन ये डॉक्टर जो है एक दूसरे से सीख कर समझ कर रीस्किलिंग कर कर ये चीज़ों को समझ पाए। उसके बाद आप देखो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ना जाने ये आपका म्यूकोमार्कोसिस आने लगा, जिसके कारण इससे भी डॉक्टर्स जो है पहले रीड करते हैं, इसे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, समझते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट इलाज करते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल है उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, नर्सिंग जो करिकुलम है उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। ऑप्टिमल जो यूटिलाइजेशन है स्किल्स का वो यहाँ पे अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ ही होना चाहिए। और जो हमारे देश में डॉक्टर की जो शॉर्टेज है इसको कहीं ना कहीं से हम लोग को ओवरकम करना है इस प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है। तो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल है इस बार का, ये अभी कानून नहीं बना है, ये बिल है, तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा इसको पास किया गया है, ये नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल कहा जा रहा है, जिसमें कि जो हमारी एजुकेशन है यानी कि हेल्थ केयर और इससे रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल है उसके ऊपर एजुकेशन और प्रैक्टिस को प्रोवाइड करना। अलाइड हेल्थ जो प्रोफेशनल है इसमें क्या क्या है कि एसोसिएट है, टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजिस्ट है, जिनको ट्रेन किया जाए और जो कोई भी बीमारी है, कोई भी आपका डिजीज़ है, कोई भी इंजरी है, कोई भी इम्पेयरमेंट है, उनके ट्रीटमेंट में, उनके डायग्नोज में वो सपोर्ट करें। हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या है, तो इसमें साइंटिस्ट आते हैं, थेरेपिस्ट आते हैं, कोई और प्रोफेशनल जो कि पढ़ते हैं, एडवाइस करते हैं, रिसर्च करते, सुपरवाइज करते, वो सारे लोग आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहलाते हैं। मेजर प्रोविज़न क्या है इस बिल में? मेजर प्रोविज़न है कि यहाँ पे प्रोफेशनल कंडक्ट को रेगुलेट करना है, कोड ऑफ एथिक्स को रेगुलेट करना है कि क्या सही है क्या गलत है, और एटिकेट्स को भी यहाँ पे आपका जो है रेगुलेट करना है। यूनिफॉर्म एंट्री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा कॉमन एग्जाम हो जिससे कि सारे बच्चे जो है, चाहे वो आप देखो कि डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर लेवल में, वो अलग अलग तरीके से इनके लिए एक यूनिफॉर्म एग्जिट जो है और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, यानी कि आप देखो कि जब भी MBBS कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है लाइसेंस दिया जाता है हर एक मेडिकल ग्रेजुएट को, जिससे कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके। तो लाइसेंस देने के लिए भी उनसे पहले उनको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, और ये यूनिफॉर्म होगा, ऑल इंडिया बेसिस में होगा। जब वो इस एग्जिट एग्ज़ाम को पास करेंगे तभी उनको प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये एक एग्ज़ाम के बारे में बात किया जा रहा है। साथ ही सेंट्रल काउंसिल फॉर दिस प्रोविज़न है, और साथ ही साथ आप लोग प्रोफेशन है, साथ ही आप देखो कि इस तरीके के प्रोफेशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन से, और इवन मिसयूज़ जो होता है, यानी कि ऐसी चीज़ों को यहाँ पे आपका डॉक्टर के क्षेत्र में, आप देखो मेडिकल के क्षेत्र में ऐसी चीज़ों को यहाँ पे रोका जा रहा है, जिसके कारण लोग जो है ना अपने डॉक्टर जो उनका लगाया जाता है प्रीफिक्स उनके नाम के पहले, तो उस टाइटल का मिसयूज़ करते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि उनका कहीं ना कहीं आप लोग देखते हो कि झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं, तो उस तरीके की चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना है, और वैसे अगर डॉक्टर पकड़े भी जाते हैं तो उनको पेनाल्टी भी इम्पोज करना है। सो दीज आर द प्रोविज़न है। देखते हैं अगर ये कानून बन जाता है तब ये कानून हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डिटेल में और इसे स्टडी करेंगे। बट क्या नया किया जा रहा है इस बिल के द्वारा, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके, तो ये भी आर्टिकल हम लोग देख लिए। सो यहाँ पे रूरल हेल्थ के बारे में हम लोग देख लिए, जो कि ये एक रिपोर्ट है जिसमें कि टोटल तरीके से बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर का और हेल्थ केयर का क्या हालचाल है। तो देख चुके हैं कि बहुत ही बुरा हालचाल है, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, तब हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष है, उन सबको एक अच्छा खासा हेल्थ केयर मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार जो है वो हाथ में हाथ रख कर बैठी है। लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, उनके द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लेकर आए गए हैं, बट धीरे धीरे शायद हम लोग एक दिन ऐसा आएगा कि इस चीज़ को भी हम लोग अचीव कर लेंगे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। हमारे यहाँ पे सोशल इश्यूज़ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये मेडिकल ऑक्सीजन, ठीक है, काफ़ी ये सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपने ही लोग चले गए हैं। तो चलिए ठीक है, मैं भी हिम्मत करूँगी कि मैं इसको अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ डील कर सकूं, क्योंकि ये केस मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इसको पार करके आए हैं, और लास्ट मंथ में हर कोई इस चीज़ से जूझा है। बट कोई नहीं, अभी इतना इमोशनल नहीं होना है। अभी बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चलो अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। और वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि अगर आप लोग विज़न आइज़ की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको email ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
आप उसको जाइए और वहाँ पे चेकआउट कीजिए। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग विजन आइज टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए, ओके, नॉट फॉर मीन्स, तो प्रीलिम्स के लिए अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ईमेल आईडी पे मेल करके या अपनी कोई भी क्वेरीज है तो वहाँ पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।